हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। आप लोग जल्द से फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया और लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मोस्ट 40 क्वेश्चन मिलेगा जो सभी एग्जाम के लिए रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, एसएससी, आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी सभी एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा उसके लिए बनाया गया है 40 मोस्ट करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। बाबा के पिटारा में कौन सा पहला सवाल मिलता है? तो आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक। कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे फटाफट। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन थॉमस जॉर्ज नेहरू ने किस वर्ष किया था? ये आपका सवाल है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन थॉमस जॉर्ज नेहरू ने किस वर्ष किया था? ये आपका सवाल है। मतलब कब किया, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 20 जनवरी 1957 को, 20 जनवरी 1957 को किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछेगा सवाल आपका जी, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। जी बिल्कुल याद रखें, अप्सरा नाम है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। उद्घाटन किए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर सवाल पर। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है जो करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। तो आप बने रहेंगे क्योंकि सभी सवाल वीवीआई बनाए गए हैं, मस्ट है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको टपकेगा छपेगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं। दूसरा सवाल क्या बोलता है आपका? दूसरा सवाल है कि देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? ये आपका सवाल है। देना बैंक और विजय बैंक का जो विलय हुआ, कौन सी बैंक में विलय हो गया, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर हुआ, जी बिल्कुल याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी बिल्कुल याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। आपका याद रखेंगे देना बैंक और विजया बैंक का, जो 1 अप्रैल 2019 को, जी बिल्कुल याद रखें, 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और पूछे नेक्स्ट आपका सवाल कि ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ, जो 1 अप्रैल 2020 को। जी बिल्कुल याद रखें। और एक सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हो गया? तो कैनरा बैंक में, ये भी 1 अप्रैल 2020 को। बिल्कुल याद रखें। और आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। तो इस तरह याद रखें जो नेक्स्ट आपका एग्जाम में पूछा है सवाल। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और जी आज से जो 22/2/2021 यानी आज का दिन सोमवार है, मंडे है, जो आपका न्यू बैच स्टार्ट है आज, जो 12 बजे से आपका आज न्यू बैच स्टार्ट होगा। जो इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम दिए हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए विशेष एक अलग बैच शुरू होगा। यानी जो न्यू बैच, जो न्यू लड़के जो आएंगे न्यू बैच में, आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा उनके लिए। तो आप 12 बजे आज ऑफलाइन क्लासेज ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो
आपका मिलेगा स्थान पंजाब नेशनल बैंक के सामने दक्षिण वाली रोड में गली में आपको मिलेगा। जो द्विवेदी पुस्तक मकान के अंदर जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की और जो आपका ऑफलाइन क्लासेज चलती है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सूचना और सुन लेंगे आप लोग, 1 मार्च 2021 से आपका ऑनलाइन क्लासेज जो मैं लेकर आऊँगा वीडियो के साथ, वीडियो लाइव क्लासेस के साथ आऊँगा इसी टाइम पर सुबह 7 बजे। तो उसमें आप बने रहेंगे, ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि आपका सूचना जो आपका मैसेज आ चुका है यूट्यूब की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए। तो बने रहेंगे आप लोग इसी तरह। जो 1 तारीख से आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा और 2 टाइम आपको चलेगा, एक करेंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के और एक आपको चलेगा केवल जो आपका बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेगा आपको, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं आप 1 मार्च 2021 से। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सवाल क्या बोलता है आपका। नेक्स्ट बोल रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है। ये आपका सवाल जी मोस्ट है, पूछ चुका भी, एनटीपीसी रेलवे पूछा भी है आपका ये सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे। तो बान की मून, जी बिल्कुल याद रखें, बान की मून आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे, जी बिल्कुल याद रखें। जो दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री, बिल्कुल याद रखें। और अभी नवे कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस, जी बिल्कुल याद रखें। एंटोनियो गुटेरेस अभी वर्तमान में हैं। जो 9वें नंबर के जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 4थे नंबर सवाल पर। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है आपका कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। ये आपका सवाल है। जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें किसने भाग लिया था, ये आपका सवाल है, जी बिल्कुल याद रखें। तो कांग्रेस भाग लिया था, बिल्कुल याद रखें, यानी महात्मा गांधी, जी बिल्कुल। कांग्रेस यानी कहने का मतलब कि गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका सितंबर से दिसंबर 1931 तक जो लंदन में आयोजित किया गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल याद रखें। और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जी बिल्कुल याद रखें। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो चला था आपका सितंबर दिसंबर से 1931 तक, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर से आपका जनवरी तक चला था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। और तीसरा और अंतिम सम्मेलन जो चला था गोलमेज सम्मेलन का, वो आपका 17 नवंबर 1932 को शुरू किया गया था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन, जी बिल्कुल याद रखें। और मोस्ट पूछता है कि गांधी जी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका वो लंदन में हुआ था, बिल्कुल याद रखें। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है। जी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आपका जो डांस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मार्च है यानी 29 अप्रैल याद रखें, 29 अप्रैल को डांस दिवस मनाया जाता है। जी अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस 29 अप्रैल। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर यानी हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये आपका सवाल है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपको राजा राज चोल ने, जी बिल्कुल याद रखें। राजा राज चोल ने आपका तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आप लोग बीच में फटाफट शेयर भी कर देंगे, क्लास स्टार्ट है, जी बिल्कुल याद रखें। और तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है,
जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका राजेश्वरम मंदिर, जी बिल्कुल याद रखें। राजेश्वरम मंदिर एक जो यानी आपका वृद्धेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, जो शिव भगवान को समर्पित हिंदू मंदिर है। तो बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या होगा कि लिफो, लिफो का पूर्ण रूप क्या होता है? LIFO है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जी आपका ये पूछ चुका है NTPC, बिल्कुल बताएंगे। तो आंसर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी बिल्कुल याद रखें, लास्ट इन फर्स्ट, जी बिल्कुल लास्ट इन FIRST फर्स्ट आउट। जी बिल्कुल याद रखें। LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल याद रखें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो जी बिल्कुल 31 अगस्त 1956। जी बिल्कुल याद रखें, छोटा डेट भी याद रखें। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 31 अगस्त 1956 को। अब पूछिए सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था? तो 22 दिसंबर 1953 को। जी बिल्कुल याद रखें 22 दिसंबर 1953 को आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को। और पूछिए सवाल आपका कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 31 दिसंबर 1956 को। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया फजल अली। जी बिल्कुल। और आपको जी मालूम होगा कि जो हड़ताल में यानी भूख हड़ताल के कारण रामलल्लू की मृत्यु हो गई थी, जो तेलंगाना आंदोलन जो कर रहे थे, आपको 58 दिन के बाद किनकी मृत्यु हो गई? तो रामलल्लू जो मृत्यु हो गई थी उनको। तो इस तरह याद रखें। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और एक सवाल पूछा कि जब भाषा के आधार पर गठित हुआ आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुर्नूल। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वें नंबर सवाल कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये आपका सवाल है। जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है? तो आपको आंसर हुआ चेन्नई। जी बिल्कुल याद रखें, चेन्नई याद रखें आपका भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह है। जी बिल्कुल मस्त है, बढ़िया सवाल है, याद रखें। जी आपका और पूछिए, पूर्वी तट न देकर आपको कोरोमंडल भी दे सकता है एग्जाम में कि भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल कि संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? जी ये आपका सवाल है। संयुक्त राष्ट्र, जी बिल्कुल ने कौन सी संस्था को 1994 में आपका निलंबित कर दिया था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। जी बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। जो संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र ने यानी कहने का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद को 1994 में निलंबित कर दिया था। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है, न्याय परिषद भी अंग है, तो याद रखें जो निलंबित कर दिया गया था 1994 को। पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? तो 6 अंग है। जी बिल्कुल याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, जो दक्षिणी सूडान। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और 192वां सदस्य देश कौन था? तो मोंटेग्रो। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि 2019-20 का जी ला लिगा चैंपियन टीम कौन सी है? ये आपका सवाल है। 2019-20 का ला लिगा चैंपियंस टीम कौन सी बनी, कौन बनी? ये आपका सवाल है। तो याद रखें जो आपका चैंपियन बनी थी वो रियल मैड्रिड। जी बिल्कुल याद रखें, रियल मैड्रिड। जी बिल्कुल याद रखें, रियल मैड्रिड आपका 2019-20
का ला लीगा चैंपियन टीम बनी थी? जी बिल्कुल याद रखें, जो आपको भी याद रखें, आपका यानी 1929 में स्थापित की गई थी ला लीगा, जो आपका स्पेन का सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है। जी बिल्कुल, स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है आपका ला लीगा। जी बिल्कुल, जो 1929 में स्थापित की गई थी। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 12वां नंबर सवाल, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आपका सवाल है। जी तो याद रखें, मोहम्मद अली और शौकत अली। जी बिल्कुल याद रखें, मोहम्मद अली और शौकत अली। जी बिल्कुल याद रखें, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 2019 में शुरू किया था। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था आपका खिलाफत आंदोलन। जी बिल्कुल, और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। जी याद रखें, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया खिलाफत आंदोलन का। और जो आपका 1919 में जो एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली के में, जो इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और खिलाफत आंदोलन जो एक यानी जो शुरू किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें, 1919। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या कि सैड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है। जी बता देंगे जल्दी से। सैड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सबा नकवी। बिल्कुल याद रखें, आपका सबा नकवी ने लिखा एक पुस्तक। चलते नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये सवाल आपका, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हुआ, याद रखें, बंगाल में। जी बिल्कुल याद रखें, आपका बंगाल में हुआ था। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर दें। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। जी तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि सभी 40 मस्ट सवाल है जो नेक्स्ट आपका एनटीपीसी जो आज एग्जाम होने वाला है, आज शुरू होगा फिर से। और जो 5वें चैनल होगा, जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया गया है 40 मास्ट, जो यानी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी बिल्कुल, तो 15वां सवाल क्या बोलता है आपका, राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? ये आपका सवाल है। तो याद रखें 3 फरवरी 1959 को। जी बिल्कुल याद रखें, 3 फरवरी 1959 को राउरकेला आपका स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था डॉक्टर यानी हमारे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो उसमें यानी कहने का मतलब 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो राउरकेला स्टील प्लांट के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया, उसका नाम जो था पार्वती नाम से। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया राउरकेला स्टील प्लांट? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जी बिल्कुल याद रखें, किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। जी बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल याद रखें। एक ट्रिक भी है जो आपको पूछते रहता है कि रउरा जाई बबुआ रूस गईल। बिल्कुल, रउरा जाई तो राउरकेला जर्मनी, बबुआ रूस गईल तो बबुआ यानी बोकारो किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। तो ये ट्रिक है, याद रखें, रउरा जाई बबुआ रूस गईल। जी बिल्कुल, तो रउरा जाई एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। रउरा जाई तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, बबुआ रूस गईल तो बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया था। जी बिल्कुल, जो स्टील प्लांट है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या है कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय कौन सी फिल्म है? ये आपका सवाल है। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर।
तो आपका आंसर है जल सागर। जी बिल्कुल याद रखें, आपका जल सागर जो आपको फिल्म है जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म है, बिल्कुल जल सागर, जो 1958 में बनी थी। बिल्कुल 1958 में बनी थी। चलते नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है? ये आपका सवाल है। जी बता देंगे सवाल आपका कि जो कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर है मुंबई। जी बिल्कुल याद रखें, आपका मुंबई होगा। कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है? तो आपका मुंबई। जी बिल्कुल याद रखें। और कपास उत्पादन में भी एक सवाल पूछता है, तो आपका गुजरात भी होगा। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और बम्बई से मुंबई कब हो गया? तो 1995 में। बिल्कुल ये भी याद रखें। जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जी बिल्कुल भारत की आर्थिक राजधानी, तो मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी पूछेगा तो मुंबई, ये भी याद रखें इस तरह से। नेक्स्ट क्या है आपका 18 नंबर सवाल, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आपका सवाल जस्ट मैंने बताया अभी। तो आपका आंसर होगा गुजरात। जी बिल्कुल याद रखें, कपास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात। जी बिल्कुल मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो गुजरात, भी याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। और सफ़ेद रेगिस्तान पूछे किस राज्य में? तो आपका गुजरात में है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो गुजरात में। ये भी याद रखें, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या बोला 19वें नंबर सवाल, गांव के भीतर अथवा बाहर बंजर पड़ी भूमि को क्या कहते हैं? ये आपका सवाल है। जी गांव के भीतर अथवा बाहर बंजर पड़ी भूमि को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर सामलात बोलते हैं। जी बिल्कुल सामलात कहते हैं। आपका सामलात कहा जाता है आपको। गांव के भीतर अथवा बाहर बंजर पड़ी भूमि को क्या बोलते हैं? तो सामलात बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? ये आपका सवाल है। जी हरे हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें स्वपोषी कहा जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, स्वपोषी कहा जाता है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल, 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था साहित्य के क्षेत्र में? ये आपका सवाल है। 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे पहले? तो आपका आंसर होगा जी साहित्य के क्षेत्र में मिला था, जो गीतांजलि की रचना की थी। बिल्कुल, तो रविंद्रनाथ टैगोर। जी बिल्कुल याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर। जी बिल्कुल याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका गीतांजलि जो रचना किए थे। जी बिल्कुल 1913 में इनके लिए मिला था आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है। बिल्कुल। और एक पूछा सवाल आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो 1930 में मिला था जी भौतिकी के क्षेत्र में। और अरविंद खुराना को जो 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा जो 1979 में शांति पूछेगा पहले भारतीय महिला जो नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। तो मदर टेरेसा 1979 में। जी बिल्कुल प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो मदर टेरेसा। ये भी याद रखें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। VS नायपाल को जो 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन जो 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी पूछेगा कुल अभी तक कितने व्यक्तियों को दिया गया भारतीय व्यक्ति को? तो 9। जी पूछेगा नोबेल पुरस्कार यानी शांति और नोबेल दोनों मतलब पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभी तक भारतीय व्यक्ति कुल कितने हुए? तो 9 हैं अभी। जो कैलाश सत्यार्थी जो 2014 में मिला शांति के क्षेत्र में। बिल्कुल याद रखें नोबेल पुरस्कार जी बिल्कुल जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बिल्कुल छठा जो आपका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक और आपको मज़ा आ रहा होगा मुझे विश्वास है। जी बिल्कुल। जो आज का मस्ट 40 सवाल बनाए गए हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें टपकेगा छपेगा। बिल्कुल। 22वें सवाल क्या बोला कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन सा है? जी बिल्कुल एक सवाल ये ऑप्शन से चलेगा आपको। जी बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो यानी आपको मालूम होगा कि जो 5 अस्थायी सदस्य देश है वीरूफाचिया, जी बिल्कुल याद रखें, ट्रिक है आपका वीरूफाचिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, यानी 5 अस्थायी सदस्य देश है, वीटो पावर वाला देश है। जी बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 अस्थायी है। जो हाल ही में बनाया गया, भारत का भी बनाया गया हाल ही में, जी बिल्कुल याद रखें जो अस्थायी का सदस्य देश भारत भी है, जो बिल्कुल 2 वर्षों तक रहेगा। जी संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। जो ट्रिक मैंने बताया वीरूफाचिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। चलते नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल, भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र का नाम कौन सा है? जी ए सवाल है। जी बिल्कुल सवाल याद रखेंगे, जो आपका भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। जी उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखें एपल। जी बिल्कुल याद रखें, एपल आपका भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो एपल। जी बिल्कुल याद रखें, यानी 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र जो किया गया था, यानी तिरुवनंतपुरम में। जी बिल्कुल याद रखें 1963 में थुम्बा, जी बिल्कुल जो भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र जो वहाँ से किया गया था, आपका पहला उपग्रह जो था संचार उपग्रह एपल। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? ये आपका सवाल है, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो याद रखें 12 जनवरी 2018 को। जी बिल्कुल याद रखें 12 जनवरी 2018 को किया गया था आपका इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण। जी बिल्कुल, जो PSLV-C40 द्वारा यानी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस जो 100वें उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया था, बिल्कुल याद रखें, जो कार्टोसैट 2 श्रृंखला का पूरा नाम है, कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह के साथ और 30 यात्रियों को लेकर। जी बिल्कुल जो 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। जी बिल्कुल याद रखें, इसरो की स्थापना 1969। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? जी 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन सी मंत्री ने इस्तीफा दे दिए थे, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा, आपको जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल बता देंगे, जल्दी से फटाफट मिलकर बता देंगे आप लोग। अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है, सभी मस्ट मिलेगा। तो आपका वीके कृष्णा मेनन, वीके, जी बिल्कुल याद रखें, वीके कृष्णा मेनन। जी बिल्कुल याद रखें मेनन, MENON, मेनन, वीके कृष्णा मेनन ने 1962 के युद्ध के समय इस्तीफा दे दिए थे। बिल्कुल इस तरह से आप याद रखें। जो रक्षा मंत्री थे, जी 5वें रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी 5th डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वीके कृष्णा मेनन जो 1962 के युद्ध के समय इस्तीफा दे दिए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था पहली बार, जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। जी बिल्कुल याद रखें, आपातकाल जो लगाया गया था 1962 में, बिल्कुल। और 1962 के समय भी ITBP की स्थापना की गई थी। चलते नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल। 26वां सवाल, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल है, यानी कोरोमंडल तट किस राज्य में, ये आपका सवाल है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जी सवाल आपका घुराया हुआ केवल है तमिलनाडु, जी बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश के बीच को बोलते हैं कोरोमंडल तट। जी बिल्कुल आंध्र प्रदेश, या लिख लेंगे आप लोग, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट जो कोरोमंडल तट कहलाता है, जो पूर्वी तट है भारत का। जी बिल्कुल दक्षिणी सवाल पूछता है कि जनवरी फरवरी के महीनों में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, जो मिलता है आपको देखने के लिए, वो तमिलनाडु के तट पर मिलती है। बिल्कुल याद रखें। और भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। चलते नेक्स्ट 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या बोला कि चंद्रयान-2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये आपका सवाल है। चंद्रयान-2 जो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से।
तो आपका होगा रॉकेट का नाम GSLV। जी बिल्कुल, GSLV मार्क 3 बिल्कुल याद रखें। जो M1 तो सवाल पूछे चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो रॉकेट का नाम है GSLV मार्क 3 M1। बिल्कुल याद रखें। जो आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखें। और लैंडर का नाम विक्रम जो था, और रोवर का नाम प्रज्ञान। जी, प्रज्ञान रोवर का नाम, और लैंडर जो नाम था विक्रम। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? ये आपका सवाल है। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो आपका आंसर होगा जी, जो यानी कहने का मतलब अवध राज। जी बिल्कुल, जो था उसमें अवध एक राज था। जी बिल्कुल, उसको लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड, चोरी नहीं चेरी, बिल्कुल पढ़ेंगे चेरी की उपाधि दी थी तो अवध राज को। बिल्कुल याद रखें। डलहौजी ने अवध राज का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में किया। जी बिल्कुल, डलहौजी ने अवध राज का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में किया। आपका डलहौजी ने जो सवाल पूछा, आपका राज हड़प नीति किसने शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी, यानी व्यापकगत सिद्धांत बोलते हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जो डलहौजी ने शुरू किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो प्रथम राज को अपनाया था वो सतारा था, आपको जो महाराष्ट्र का। बिल्कुल, तो चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मस्ट सवाल आपका है। 29वां सवाल क्या हो रहा है कि संघाई फेस्टिवल किस राज्य में रहता है? तो आपको मालूम होगा आंसर मणिपुर। जी बिल्कुल, मणिपुर में संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। जी बिल्कुल, पूर्वी भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील जो आपका है वो आपका लोकटक झील है। बिल्कुल याद रखें। और संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। जी बिल्कुल, चलते नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। GST कब लागू हुआ था? ये आपका सवाल है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2019 सॉरी 2017, 1 जुलाई 2017 को GST जो आपका लागू किया गया था। बिल्कुल याद रखें। यानी भारत के संविधान 101वें संशोधन। जी बिल्कुल याद रखें। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो GST से। बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो सवाल पूछते रहता है आपका एग्जाम में। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को SBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और GST जो भारत 161वां देश है, 160 देशों में लागू था। तो 161वां सदस्य देश कौन बना GST का मतलब 161वां देश कौन बना GST लागू करने वाला? तो भारत। और सबसे पहले GST जो 1954 में लागू किया गया था, और फ्रांस में। बिल्कुल याद रखें। और जो GST परिषद का अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होता है। और GST जो किसके सिफारिश पर? तो विजय केलकर के सिफारिश पर लागू किया गया था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर चलेंगे। माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? ये आपका सवाल है। मोस्ट है, कतई जहर वाले हैं। तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। जी बिल्कुल याद रखें। ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है आपका माजुली। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है आपका मानसरोवर झील से निकलती है, चुमांगडंग झील से, यानी मानसरोवर झील के चुमांगडंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा चोटी को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है तिब्बत में, इनका नाम पड़ता है आपका सांगपो। बिल्कुल याद रखें। और असम में ब्रह्मपुत्र, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम पड़ता है। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से बोलते हैं। जी मास्ट है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे जो आपका नदी द्वीप है, सबसे लंबी नदी द्वीप माजुली द्वीप। बिल्कुल याद रखें, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका। चलते हैं 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये आपका सवाल है।
जी यानी कहने का मतलब कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, ये आपका सवाल है। तो याद रखें इंदिरा गांधी। जी बिल्कुल याद रखें इंदिरा गांधी। जो आपका गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में जो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। बिल्कुल याद रखें गरीबी हटाओ। और कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से जो 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। तो चलते नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। अगर आपसे ही जवाब पूछे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो दिल्ली में। इंदिरा दीदी, ट्रिक है इंदिरा दीदी, इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, तो दिल्ली में, दीदी दिल्ली में। इस तरह याद रखे हैं आप लोग। चलते नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बिल्कुल पहली बार जो मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और उसी पर जो प्रधान यानी कहने का मतलब भारत के जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया था। जी बिल्कुल याद रखें संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने कब भाषण जो दिए थे, तो 27 सितंबर 2014 को। बिल्कुल चलते नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। और एक मस्ट याद रखें आपका पूछे सवाल। जी जो पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2019 में, तो उसका थीम क्या था, तो जी बिल्कुल याद रखें थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। जी बिल्कुल याद रखें योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें आपका पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम 2019 का। चलते नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल क्या बोलता है आपका कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। एकदम जी हलवा वाला सवाल है, एकदम आंसर दे देंगे जल्दी से फटाफट। जी बिल्कुल भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो आपको याद होगा 16 अप्रैल 1853। जी बिल्कुल डलहौजी के समय 1853 में जो चलाया गया था भारत में प्रथम रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को, जो बोरी बंदर यानी बम्बई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जी बिल्कुल पहली यात्री ट्रेन चली थी। और विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, 1825 में इंग्लैंड में। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, 1825 इंग्लैंड में। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और भारत में प्रथम रेल जो चलाई गई थी वो डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। चलते नेक्स्ट 35वां नंबर सवाल क्या बोलता है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, ये आपका सवाल है। जी बढ़िया सवाल है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन देगा आपको हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इस तरह से आपको देगा। तो आपका याद रखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस भाग नहीं लिया था। जी बिल्कुल याद रखें कांग्रेस भाग आपको नहीं लिया था। जी बिल्कुल याद रखें कांग्रेस भाग नहीं लिया था आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका अब कांग्रेस जो भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 36 नंबर चलते हैं सवाल। 36वां सवाल क्या बोलता है आपका कि किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये आपका सवाल है। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो याद रखें गोवा। जी बिल्कुल गोवा का सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो दिल्ली और सिक्किम। तीसरे नंबर पर सिक्किम है, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर कौन सा, सिक्किम। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा कि सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला, तो दिल्ली फिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आपका राज्य का नाम गोवा और दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर सिक्किम है। जी बिल्कुल याद रखें। और सबसे कम पूछेगा आपका, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल क्या बोलता है कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, ये आपका सवाल है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो SBI। जी बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो आपका SBI। और सेकंड पूछेगा तो पंजाब नेशनल बैंक। बिल्कुल याद रखें इस तरह से जो आपका। और तीसरा कौन सा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक
तो SBI और सेकंड पंजाब नेशनल बैंक। और बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और SBI की स्थापना 1955 में किया गया था। बिल्कुल याद रखें SBI का पुराना नाम तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में स्थापना की गई थी। चलते नेक्स्ट 88वें नंबर सवाल पर। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय पूछा तो नई दिल्ली। और SBI की स्थापना पूछा है, सॉरी SBI का मुख्यालय तो मुंबई। 38वां सवाल क्या बोलता है आपका कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। ये आपका सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद जो है ना, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद जो पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो याद रखें, तो आपका आंसर होगा अरावली। जी बिल्कुल याद रखें, और अरावली जो पश्चिमी मरुस्थल आता है अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, तो अरावली। बिल्कुल याद रखें, जो दिल्ली हरियाणा राजस्थान से गुजरात तक 692 किलोमीटर फैली हुई है अरावली, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सबसे पूछेगा सवाल, पुरानी पर्वतमाला अरावली और सबसे नवीन हिमालय। तो इस तरह से याद रखें। और अरावली पर्वत पर ही आपको एक गुरु शिखर जो माउंट आबू पर अवस्थित है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। चलते नेक्स्ट आपका 39वें नंबर सवाल पर। 39वां सवाल, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी। ये आपका सवाल है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी। ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर हुआ दावोस, जो स्विट्जरलैंड में आपको पड़ता है। दावोस बिल्कुल स्विट्जरलैंड में। याद रखें, जो आपका पूछा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर, मतलब विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। याद रखें, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1971 को। वैश्विक आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1971 को। जी स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 40वें नंबर सवाल पर। 40वां सवाल, विश्व का कोल्ड डेजर्ट निश्चित मरुस्थल कौन सा है। ये आपका सवाल है। आपका सवाल है कि विश्व का कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल कौन सा, क्या नाम है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को। जी बताया गया, ऑफलाइन क्लासेस में लिखाया गया था आपको। तो पेंटोगानिया, जी बिल्कुल याद रखें, पेंटोगोनिया का पठार आपका शीत मरुस्थल है। बिल्कुल याद रखें, जो आपको अर्जेंटीना में है। जी याद रखें, पेटागोनिया जो आपका विश्व का विश्व का आपका शीत मरुस्थल कौन सा है, तो पेटागोनिया जो अर्जेंटीना में है। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका लास्ट सवाल है 41वां। जी बिल्कुल आज का लास्ट सवाल। तो दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपका सवाल है। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी। जी बिल्कुल याद रखें, काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है आपका दक्कन के पठार में। जो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के जो आपका पूर्वी भाग में जो विदर्भ है, बिल्कुल याद रखें, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में कौन सा, तो विदर्भ। जी बिल्कुल याद रखें, दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग है जो इसी पठार में यानी दक्कन का पठार में काली मिट्टी मिलेगा आपको, जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है। और काली मिट्टी का निर्माण आपको जो बिल्कुल याद रखें, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो दक्कन का पठार में सर्वाधिक विस्तार है। जी बिल्कुल इस तरह आप याद रखेंगे। तो आज का मोस्ट 41 क्वेश्चन मिला, कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो सभी एग्ज़ाम के लिए NTPC रेलवे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा जो चल रहा है उसके लिए, और आपका जो MTS SSC जो आपका फिर बिहार पुलिस बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया आपको 40 मास्ट क्वेश्चन। तो जरूर बताएंगे आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच, ताकि अधिक से अधिक भाग ले। और आपको मोस्ट जी आपको बताया गया 1 मार्च 2021 से ऑनलाइन क्लासेज जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आऊँगा आप लोग के बीच में। तो बने रहेंगे, 1 तारीख से शुरू होगा आपका, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट होगा ऑनलाइन क्लासेज वीडियो के माध्यम से, जो बिल्कुल पिटारा मिलेगा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। करंट अफेयर विथ आपका स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे।
तो बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक डेली आप लोग। कल फिर मिलेंगे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो। हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल मेरी तरफ से एक कामना है बिल्कुल आप लोग के लिए। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जय बिहार।